नाजरीन आदाब, मैं हूं एतमाद, आपका मेज़बान। दोस्तों, प्रोग्राम करियर गाइडेंस में आप तमाम का मैं दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं। प्रोग्राम करियर गाइडेंस को शुरू करने का अहम मकसद जो मैं हमेशा दोहराता आ रहा हूं, फिर एक बार दोहराता चलूं। हम जब कभी हमारे करियर के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो हम किसी भी शख्स को जो हमारे अतराफ़ व अकनाफ में ये महसूस करते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, इनसे जाकर के हमारे करियर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बिना ये जाने कि उन साहब का किस पर्टिकुलर बैकग्राउंड से ताल्लुक़ है या वो किस फील्ड से आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप जाकर कभी किसी इंजीनियर से पूछ लेते हैं, और कभी आपको इंजीनियर बनना है तो आप जाकर किसी लॉयर से पूछ लेते हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है। हरगिज़ इस किस्म की गलती ना करें। जिस करियर को आप चुनते हैं, बेहतर होगा उसी शख्स से आप जाकर के उस करियर के बारे में पूछें, ताकि वो आपको बेहतर अंदाज में गाइड कर सके और आपको अपने करियर जो आप चुनेंगे वो खातिर ख्वाह आपको फ्यूचर में वो आपका करियर जो है आपके लिए सिक्योर होगा। दूसरी चीज़, जिस शख्स से हम पूछ लेते हैं उम्मन उन हजरात का आपके फ्यूचर से कुछ लेना देना नहीं होता है, और वे ऐसे ही कुछ भी आपको राय दे देते हैं। ये भी हमें बेहद जानना ज़रूरी है कि जिन शख्सियात से या जिस शख्स से हम गुफ्तगू कर रहे हैं या हम हमारे करियर के बारे में पूछ रहे हैं, वो आपके मुस्तकबिल से कितना फ़िक्रमंद है भी या नहीं भी। इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। प्रोग्राम करियर गाइडेंस में हर हफ्ते हम गुफ्तगू करते हैं उमूमन टेक्निकल बेस्ड, स्किल बेस्ड या क्रिएटिव बेस्ड प्रोफेशंस पर या करियर पर। इसके साथ साथ कन्वेंशनल जो प्रोफेशंस है इस पर भी गुफ्तगू इस प्रोग्राम में की जाती है। तो आइए जानते हैं आज का उन्वान। आज का उन्वान बहुत ही अहम उन्वान है और बड़ा ब्रॉड उन्वान भी हमने रखा है, वसी मालूमात हासिल आप करेंगे। आज का स्पेसिफिकली उन्वान होगा करियर आफ्टर 10+2। 10 के बाद भी, SSC के बाद या HSC के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, इस पर भी आप सवालात कर सकते हैं, या 10+2 के बाद क्या किया जा सकता है इस पर भी आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ टेलीविजन स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर नज़र आ रहे होंगे। प्रोग्राम रास्त चल रहा है, 10:30 बजे तक इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट किया जाएगा। 3 माहिरीन इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आइए मैं इनका तारुफ देता चलूँ। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब है मोहम्मद अब्दुल समद साहब। आप तेलुगु एक्सपर्ट हैं, यानी तेलुगु सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट महारत रखते हैं। अब्दुल समद साहब के बाजू में है सीनियर करियर काउंसलर, मैं बात कर रहा हूँ ताहिर फराज साहब की। आप गुज़िश्ता तकरीबन 1 दहाई से ज़्यादा से करियर काउंसलिंग करते आ रहे हैं। आप दोनों हजरात के बाजू में है एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, उसके एक्सपर्ट भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ इकबाल रजवी साहब की। इकबाल रजवी साहब आपको बताएंगे कि आजकल जो एग्जामिनेशंस का माहौल तमाम हिंदुस्तान में है, तो आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करना है इस पर भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आइए आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम करियर गाइडेंस में हमारे तीनों एक्सपर्ट्स का हम खैर मकदम करते चले। अस्सलाम वालेकुम साहब, आप तीनों हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमें बेहद खुशी है। आपसे मैं इस उन्वान पर गुफ्तगू जारी रखूँगा। उससे पहले दोस्तों, टेलीविजन स्क्रीन पर फ़ोन नंबर आपको नज़र आए होंगे। जल्द से जल्द इस प्रोग्राम में शामिल होइएगा और जो भी सवालात हैं हमारे एक्सपर्ट से आप हासिल कर सकते हैं। 10+2 जिसको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इंटरमीडिएट भी कहा जाता है, इसके बाद आपको किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ है इससे रिलेटेड, या एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन किस तरीके से करना है इस पर। और रीजनल लैंग्वेजेस का फोबिया होता है लोगों को। अगर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो तेलुगु है, कर्नाटक में चले तो कन्नड़ है, तमिलनाडु में तमिल है। इसी तरीके से और जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसका फोबिया भी बच्चों में एग्जामिनेशंस के दौरान होता है या उससे पहले भी होता है। इससे किस तरीके से डील किया जाएगा इस पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। पहला सवाल मैं ताहिर फराज साहब से करना चाहूँगा। सबसे पहले ये बताएं कि 10+2 के बाद किन किन फील्ड्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को करियर के मुताल्लिक दी गई है। सरसरी तौर पर इस पर आप बात करते चले, फिर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। जी साहब। जहाँ तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का ताल्लुक़ है साहब, 10+2 के बाद यानी बहुत अक्सर बच्चों में ये पाया जाता है और वालिदैन में यही पाया जाता है कि सिर्फ अगर किसी बच्चे को आप पूछेंगे तो आपका मंजिल क्या है, तो बेझिझक ये कहा कि मेरे को इंजीनियरिंग बनना है या डॉक्टर बनना है। लेकिन यहाँ पर आंध्र प्रदेश और जुमला पूरे हिंदुस्तान में SSC के बाद तकरीबन 100 से ज़्यादा कोर्सेस है
जो कोर्सेस मुख्तलिफ मैदानों पर यहाँ पर मौजूद है जी। तो यहाँ पर हमको इंजीनियरिंग और मेडिसिन के अलावा फार्मेसी में बहुत सारे मौक़े आज मौजूद है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बूम होती जा रही है और इसमें बहुत सारे हमारे को मौक़े मौजूद है। मैनेजमेंट स्टडीज़ है, पैरामेडिकल कोर्सेज है और ATA है, ITA है और फार्माडी है। इस तरह के कई कोर्सेज है। इंशाल्लाह हम आइंदा इसके बारे में ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे कोर्सेज हैं हम, और इन कोर्सेज पर पर्टिकुलरली भी हम गुफ्तगू करते आ रहे हैं। आज वो तमाम कोर्सेज को एक जगह भी कह सकते हैं कि इस पर गुफ्तगू की जाएगी। आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप गाइडेंस हासिल करना चाहते हैं 10+2 के बाद, तो इन चीज़ों पर आप ज़रूर इस प्रोग्राम में शामिल होइएगा। प्रोग्राम रात लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, 10:30 बजे तक इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट किया जाएगा। मेरा अगला सवाल अब्दुल समद साहब से होगा कि अब हमारे आंध्रा और तेलंगाना की बात की जाए तो यहाँ पर 10th के एग्ज़ाम्स करीब में है SSC के। उसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ महाराष्ट्र का भी, कर्नाटक, कनाडा में, तमिलनाडु वगैरह में भी, और नॉर्थ इंडिया में भी CBSE या स्टेट जो सेंट्रल लेवल का सिलेबस है इसके भी एग्ज़ाम्स उम्मीद करता हूँ अनकरीब है। तो रीजनल लैंग्वेजेस की जो बच्चों को तकलीफ़ होती है, मैं अब्दुल समद साहब से दरख्वास्त करता हूँ आप रोशनी डालते चलें कि ये रीजनल लैंग्वेजेस में बच्चों को जो तकलीफ होती है उस फोबिया को या उस डर को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, किस तरीके से उनको डील करना है। जी सर। पहले मैं ये बताता चलूँ कि रीजनल लैंग्वेज का जो वो लैंग्वेज है, बच्चे हमको ये समझ में आता कि चलो भाई इसको ज़्यादा से इसके ऊपर तवज्जो ना दे, या ऐसा भी हो सकता है बाद बच्चे क्या करते हैं उनको लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा कमांड नहीं रहता, उनको एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तो उस वजह से भी वो बच्चे क्या तकरीबन वो बच्चे क्या कुछ परेशान रहते हैं जी। तो उनको माहौल नहीं मिलता। और सबसे पहले आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कल्चर है, माहौल है, वो रीजनल लैंग्वेज का नहीं मिलता, क्योंकि उमूमन मकान में रहते हैं तो वो अपनी मादरी ज़बान बोलते हैं और अंग्रेज अगर स्कूल्स में होते हैं तो उमूमन अंग्रेजी बोलते हैं। इसी वजह से वो बच्चे वो जो रीजनल लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनके ऊपर बहुत डर रहता और समझ में नहीं आता। उनको मादरी ज़बान से वो लोग ज़्यादा रिलेटेड रहते, वो जो रीजनल लैंग्वेज से कम रहने से वैसे क्या होता वो बच्चे जल्दी समझ नहीं पाते, तो इसलिए वो लोग बहुत मुश्किल होते हैं। रीजनल लैंग्वेज या मादरी ज़बान की बात की जाए तो आप भी एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आप तेलुगु के एक्सपर्ट हैं। आप हमारे बच्चों को बताते चलें कि तेलुगु में यहाँ पर ख़ासकर अगर अब 10th के एग्ज़ाम्स करीब है तो तेलुगु का फोबिया जो है इसको किस किस्म से डील किया जाए। अब अनकरीब एग्ज़ाम्स के है, बहुत कम वक्त रह गया है, फिर भी इसमें कुछ किया जा सकता है। ये बिल्कुल किया जा सकता है सब, यहाँ पर आसानी के साथ कुछ सम टेक्निक्स अगर अपन इस्तेमाल करें तो आसानी के साथ हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि एक पोएम दिया जाता और वो पोएम का उसके साथ साथ उसका एक भावम भी अगर याद कर लिए, एक पोएम दिया जाता, भावम दिया जाता, और भावम के साथ साथ अगर हम वो ये दो चीज़ें अगर याद कर लिए, पोएम लिखने से आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, अगर वो भावम लिख रहे हैं तो भाव में से उसको 4 मार्क्स का आंसर मिलने वाला है, 5+4 9 मार्क्स हो गए। और वही भावम को क्या करता उन्हें यानी चतुर्थ యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించు మిత్రుడికి లేఖ రాయండి लेटर में आपको 8 मार्क्स मिले, यानी पूरा एक बाई 1 गेट 1 फ्री गेट 2 फ्री, ऐसा ये आसानी के साथ आप 17 मार्क्स आसानी के साथ। मजीद में इस पर गुफ्तगू जारी रखूंगा। दोस्तों वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10th के एग्जाम्स है, उसमें तेलुगु का प्रिपरेशन किस तरीके से करना है साहब बता रहे थे। मजीद इस पर गुफ्तगू जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कॉलेज है एक ऐसा शहर जहाँ हर पर बनती है एक नई खबर। फिल्म की अनाउंसमेंट से लेकर फिल्म रिलीज होने तक और रिलीज के बाद कामयाब या फ्लॉप होने तक ढेर सारी खबरें जो आए दिन बॉलीवुड में छाई रहती हैं। बॉलीवुड की हर वो दास्तान जिसको आप तक पहुँचाना है हमारा काम, जिसको हम देते हैं बखूबी अंजाम।
तो देखना ना भूलिए खुसूसी प्रोग्राम ग्लैमर की खबरें रोजाना दोपहर 1:30 बजे ओनली ऑन मुंसिफ टीवी। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम करियर गाइडेंस में खैर मकदम है। मैं हूं एतमाद, आपका मेज़बान। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं करियर आफ्टर 10+2 पर, और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मोहम्मद अब्दुल समद साहब जो तेलुगु एक्सपर्ट हैं मौजूद हैं। इनके साथ साथ ताहिर फरहाद साहब जो सीनियर करियर काउंसलर हैं। आप दोनों हजरात के बाजू में है इकबाल रजवी साहब, आप एग्जामिनेशन किस तरीके से तैयारी की जाए उसके एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। प्रोग्राम ब्रेक में जाने से पहले मैंने अब्दुल समद साहब जो तेलुगु के एक्सपर्ट हैं उनसे सवाल किया था कि जो अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो 10th के एग्जाम्स होने वाले हैं उसका जो पेपर पैटर्न है उसमें कितने मार्क्स कैसे हासिल किया जा सकते हैं वो साहब बता रहे थे। आप मजीद इस पर बताइएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम आसानी के साथ एक पैराग्राफ क्वेश्चन दिया जाता है। फिर से मैं एक बार वजाहत कर दूंगा, एक 5 मार्क्स जो मिलेंगे वो पोएम के मिलेंगे। ठीक है, उसका सारांश वगैरह जो है, उसका जो भाव रहेगा उसके लिए भावांश यानी सारांश को उसके मीनिंग के उसका मीनिंग का मतलब। ठीक है, उसके वो मीनिंग में से एक क्वेश्चन दिया जाएगा, वो 4 मार्क्स मिलेंगे उसके अंदर। वो लेटर में भी पूछा जाता है कि आप जो मीनिंग आप पढ़े हैं उस मीनिंग का ताल्लुक रखते हुए చదువు యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించు మిత్రునికి లేఖ రాయండి, పరహితుల మేలు కోరుతూ మిత్రునికి లేఖ రాయండి। ऐसे वही जो पोएम के जो भाव रहते हैं वो भाव में से आप लेके आप एक लेटर भी लिख दीजिए जो आपको आसानी के साथ वहाँ पर पूरे मिला के 17 मार्क्स आपके यहाँ पर आसानी के साथ। पासिंग मार्क्स कितने रखे गए हैं 10th में? 20 मार्क्स रखे गए। आउट ऑफ 100 20 मार्क्स लेना है। 80 में से 20 मार्क्स लेना है। 80 में से 16 मार्क्स लेना है। 20 मार्क्स आपको जो इंटरनल दिए जा रहे हैं स्कूल से उसमें से 4 मार्क्स ऐड होने वाले हैं। ये 16 और प्लस 4 20 मार्क्स आपको पास तरीके से पास होने के लिए चाहिए। तो 80 में से जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ 16 आंध्र में सिर्फ तेलंगाना में 20 में से 80 में से आपको सिर्फ 16 मार्क्स हासिल करने हैं, जिसको साहब ने बताया पोएम अगर आप कर लें, एक लेटर राइटिंग कर लें, और क्या कहा था साहब ने मीनिंग, उसका भाव, पोएम का भाव अगर आप कर लेंगे तो वहाँ पर आपको 4 मार्क्स। इसकी तैयारी किस तरीके से की जाए? क्या लिख कर, जैसा आप बता रहे थे कि पढ़ने से ज़्यादा लिख कर अगर प्रैक्टिस की जाए तो बेहतर है। जी बिल्कुल सही बात। यहाँ पर इसको क्या करना चाहिए, यानी एक छोटा सा मैं आपको बता दूँ, आपके एक शतका माधुरी लेसन है, उसमें से एक पोएम वृद्ध जन सेवा చేసిన బుద్ధి విశేషజ్ఞుడను చూపుతగలుగుతుండు సద్ధర్మశాలి అని బుద్ధులిద్దర బొగడెదరు ప్రేమ यसग तुम्हारा। ये पोएम आपको लर्न करना है। ये पोएम लर्न करने के लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला, एक छोटा सा टेक्निक आपको इस्तेमाल करना है। वो टेक्निक क्या होता है, जैसा कि एक RQ फार्मूला, मैं एक फार्मूला बना लिया। अरे हर एक स्टूडेंट को कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होना चाहिए, क्योंकि CCE मॉडल है, CCE पैटर्न है, हमको उस तरीके से एग्जाम लिखना है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वर्ड में क्या करना है हमको, ये जो वृद्धजन सेवा చేసిన, इसके ऊपर हम क्या करना, थोड़ा सा वृद्धजन सेवा చేసిన, वृद्धजन सेवा చేసిన, ऐसे 2-3 मरतबा उसको याद रख लेना है। उसको बोले हमें रिवाइज करना होगा। उसके बाद में रिवाइज कर लिए बाद में हम क्या करना, उसको फर्स्ट रिसाइट करना है। उसको रिसाइट कर लिए हम, वृद्धजन सेवा చేసిన, वृद्धजन सेवा చేసిన, वृद्धजन सेवा చేసిన। उसके बाद में हम उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करने का मतलब ये होता है कि उसको हम फिर दोहराना नहीं है, रटना नहीं है, फिर रटना नहीं है। उसको क्या करना है, लिखना है वृद्धजन सेवा చేసిన, वृद्धजन सेवा చేసిన। यहाँ से यहाँ तक आप लिखने में कम से कम आप 8 से 10 मरतबा आप उसको फिर दोबारा याद कर रहे हैं उसको। और लिखने पढ़ने में क्या हो रहा, जो गलतियां आप जो कर रहे हैं वो करे सो पूरे आपको कंसंट्रेशन उसके ऊपर डेवलप होता है, तो स्पेलिंग मिस्टेक करने के चांसेस भी नहीं रहते। तो इस वजह से क्या होता है, वो आसानी के साथ याद हो जाता है। याद हो गए बाद में वो 4 लाइन की पोएम है, 4 लाइन की पोएम आसानी के साथ याद हो जाती है। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम पुरानी शरीफ है उसको हम रोजाना एक बार उसको दौर करने से क्या होता है, हमेशा वो याद है। इसी तरह हमको क्या करना, रोजाना एक बार उसको रिकॉल करना चाहिए। तो ऐसा एक छोटा सा फार्मूला बना के, जैसा कि RQ पर
फर्स्ट रिसाइट करिए, उसके बाद रिवाइज करिए, उसके अंदर रिकॉल करिए ऑटोमेटिकली। जी जब तक यहाँ तक बहुत दिनों तक आपको ये सारे सवालात पूरी आसानी के साथ याद रहने के चांसेस है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि 10 बार पढ़ने से बेहतर है एक बार लिख लिया जाए तो उसको ज़्यादातर याद रखा जाएगा। इकबाल रजवी साहब जो एग्जामिनेशन एक्सपर्ट है, मैं उनसे जानना चाहूँगा जो अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इनके लिए बच्चे एग्ज़ाम से पहले क्या गलतियाँ करते हैं, एग्ज़ाम के दौरान क्या गलतियाँ करते हैं, क्या डूज है क्या डोंट्स है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे साहब? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि इत्माद साहब ने सवाल किया कि बच्चे किस तरह से एग्ज़ाम के दौरान और एग्ज़ाम से पहले गलतियां करते हैं, मैं यहाँ पर सबसे पहले ये बात बताना चाहूँगा कि आम तौर पर तलबा का मामला ये होता है कि वो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एग्ज़ाम्स के लिए स्टडी करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि नॉलेज के लिए पढ़ा जाए, स्टडी अगर की जाए तो नॉलेज के लिए की जाए। और आम तौर पे हम देखते हैं, अभी हाल ही दिनों में कुछ एक अखबार में न्यूज़ शाया हुई कि एक तालिब इल्म महज एग्ज़ामिनेशन के खौफ से ख़ुदकशी करता है। ये ऐसे चंद फोबिया में लोग मुब्तला हो जाते हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम की वो भरपूर तौर पर तैयारी नहीं कर पाते। मैं उन लोगों के लिए ये मशवरा देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को पैदा करें। जब अगर आपका कॉन्फिडेंस अगर डाउन हो जाता है तो फिर आप किसी भी एग्ज़ाम का सामना नहीं कर पाते। हमें हिम्मत करनी चाहिए, हौसला रखना चाहिए और अल्लाह ताला से मदद भी हासिल करनी चाहिए, तभी कहीं जाकर आप एग्ज़ाम का सामना अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और दूसरी बात, अहम बात यह है कि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यह है कि आप हाउ यू लर्न एंड हाउ यू स्टडी द सब्जेक्ट, एक चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि हाउ यू रिकॉल, हाउ यू रिवाइज द सब्जेक्ट। ये दोनों चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर एक तालिब इल्म अच्छी तरीके से अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकता है। सबसे पहले मैं ये बात बताऊं कि एग्ज़ाम की तैयारी, सब्जेक्ट की तैयारी आप कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये मशवरा देना चाहूँगा तलबा के लिए कि वो एग्ज़ाम को सामने रखते हुए ना पढ़ें, बल्कि नॉलेज को गेन करने के मकसद से पढ़ें। तो इससे ये होगा कि आप एग्जाम की भी तैयारी खुद ब खुद हो जाएगी और आपके नॉलेज में बेपनाह इजाफा भी हो जाएगा। सब्जेक्ट को सिर्फ रटना नहीं चाहिए, बहरहाल उसकी तैयारी जो है, उसके नॉलेज हासिल करते हुए आप पढ़ें उस चीज़ को, तो जल्द से जल्द जहन में बैठ बिल्कुल जाएगा। बात यही है कि जब आप कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करते हैं तो उसका नतीजा, लाजमी नतीजा ये होगा कि आपके अंदर कॉन्सेप्ट आएगा और एग्जाम्स के दौरान में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, सवाल को किसी भी तरीके से फिराकर पूछा जाए, ट्विस्ट करके पूछा जाए, तो आप जवाब देने के काबिल होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एग्जाम को सामने रखकर पढ़ते हैं तो उसका मामला ये होता है कि एग्जाम के फौरी बाद आप भूल जाते हैं और या फिर एग्जाम के दौरान में जाकर आप भूल जाते हैं। मैं एग्जाम के माज़रत ख़ाहिश हूं, मैं आपको रोकते हुए एक सवाल शामिल कर लेता हूं, देखते हैं कौन सा, क्या जानना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। हेलो जी, आपका नाम? जी वालेकुम सलाम, आपका नाम और शहर का नाम? अब्दुल लतीफ निजामाबाद से। जी, थोड़ा सा ऊंचा। अब्दुल लतीफ निजामाबाद से बात कर रहा हूँ। अब्दुल लतीफ निजामाबाद से, जी सवाल बताइए। ये हमारी बच्ची अब 10th क्लास में उर्दू मीडियम से है, तो इंग्लिश और उर्दू जो भी सिलेबस अब चेंज हो गया ना, तो जरा पूछना था क्या क्या पढ़ के कौन सा स्टडी करे तो बेहतर है। उर्दू मीडियम से क्या कर रहे हैं आपके साहबजादा? तो लड़की है 10th में है, 10th में एग्जाम है। अब एग्जाम है, जी जी वही फरमा रहे हैं। हाँ वही, इसलिए आप अच्छा समझा रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो खालिद खान साहब जो देना चाह रहे हैं आपकी सब टीम को बहुत बहुत, ये अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। आमीन। तो जब से टीवी आई हमको बहुत मालूमात भी हो रहे हैं। जी तो शुक्रिया अब्दुल लतीफ साहब, आपने इनके बारे में थोड़ा जरूर वही गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। बेशक खान साहब की बहुत मेहनत है जिसकी वजह से इस चैनल को शुरू किया गया, और जैसा मैं अक्सर फरमाता हूँ कि हमारे जो MD हैं इस चैनल के डॉक्टर हैदर साहब, उनकी मेहनतों की बदौलत हम इस किस्म के प्रोग्राम्स को अंजाम दे रहे हैं, और इस प्रोग्राम में जो एक्सपर्ट्स आते हैं उनके बगैर भी इन प्रोग्राम्स को हम कामयाब नहीं कर सकते। बहरहाल हर कोई दुआ का मुस्तहिक है, सबके लिए दुआ कीजिएगा, खासकर हमारे MD और हमारे चेयरमैन साहब के लिए और हमारे एक्सपर्ट्स के लिए। जी साहब, आप इकबाल साहब फरमा रहे थे कि नॉलेज बेस्ड जो है वहाँ पर तैयारी की जाए।
जी, अभी लतीफ़ साहब ने भी जो सवाल किया कि उनकी लड़की 10th क्लास में है, तो मैं यहाँ पर क्या बोलना चाहिए कि वालिदैन से भी इस बात की ख्वाहिश करूँगा कि वो तलबा पर एग्ज़ाम का दबाव ना डालें, बल्कि उनकी हिम्मत अफजाई करें और उनका भरपूर साथ दें और उनके लिए जो कुछ भी सहूलियात फराहम कर सकते हैं वो सहूलियात फराहम करें और उनको मोटिवेट करें और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनको आगे बढ़ने की तरफ तवज्जो दिलाएं। मैं आपसे ये भी दरख्वास्त है कि इस दौरान ना झगड़ा करें, ना आपस में इख्तिलाफात को बढ़ावा दें, घर का माहौल भी पुरसुकून हो, क्योंकि जब कभी भी आप स्टडी करते हैं तो होता यही है कि अगर आसपास में डिस्टर्बेंस हो तो तालिब इल्म अपनी तालीम के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर मुकम्मल तौर पे तवज्जो नहीं दे पाता। उसके लिए उसे एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पर वो पुरसुकून अंदाज में तालीम हासिल कर सकता है। तो मैं वालिदैन से भी दरख्वास्त ये करूँगा कि वो अपने घर के माहौल को पुरसुकून बनाएं और दूसरी तरफ मैं ये भी उनको कहना चाहूँगा कि उनको अच्छे से अच्छा खाना खिलाएं, उनकी सेहत का ख्याल रखें और उन पर किसी काम का दबाव न डालें। अकबाल रज़वी साहब, माजरत खाई, अच्छे से अच्छा खाना खिलाएं तो मुर्गा, चिकन वगैरह ये खिलाएं या फिर कोई नहीं, क्या बोलना चाहिए कि जिसमें ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें हों, न्यूट्रिशियस डिशेस हों, तरकारी वगैरह खिलाएं, ज़्यादा गोश्त खिलाकर उन्हें क्या बोलना चाहिए कि उन्हें बिल्कुल कुंद ना कर दें, बल्कि एक दूध बराबर उनको देते रहें। और मैं वालिदैन के साथ एक और ये भी ख्वाहिश करना चाहूँगा कि तालिब इल्म को आप इस तरीके से मोटिवेट करें कि अगर आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, भरपूर अंदाज में उनकी जो है हिम्मत अफजाई आप ऐसा करें कि अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो उनको कुछ इनामात से भी उनको नवाजा जाए। तो ये जो जैसा कि बुजुर्गों ने कहा कि तालीम जो है दो तरीके से आती है, या शौक से या खौफ से। तो मैं वालिदैन से इस बात की ख्वाहिश करूँगा कि वो तलबा को शौक दिलाएं ताकि वो अच्छी तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। मैं ताहिर फराज साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में आप क्या बच्चों को मशवरा देंगे? जहाँ तक पहली वक्त हमारे पास जो सीसी का सिलेबस 5 साल पहले सीबीएसई में नाफिज किया गया था, ये सिलेबस बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव है। तो एक ज़माने में हम ये देखते थे कि सब्जेक्ट को रटाया जाता था, जहाँ तक मैथमेटिक्स, साइंस को भी रटाया जाता था बस कॉर्पोरेट स्कूल्स में, लेकिन वो दौर चले गया है। अब आपको जो है कॉन्सेप्ट को समझना है, जो कॉम्प्रहेंसिव कंटिन्यूस एवेल्यूएशन। तो इसकी वजह है ये सिलेबस को लाने की एक अहम वजह थी कि हमारे साथ कई इंजीनियर्स को हम प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उन लोगों में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नहीं पाई जा रही थी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इस सीसी सिलेबस को लाया गया है। तो यहाँ पर रटने वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया है। फराज साहब, ये जो आप ये जो सिलेबस जो चेंज हुआ, मैं समझता हूँ सिर्फ तेलंगाना में चेंज हुआ या आंध्रा में चेंज हुआ, इस किस्म का जो नया सिलेबस लाया गया है ये हिंदुस्तान के और दूसरे रियासतों में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है? ऑलरेडी सीबीएसई स्कूल्स में भी इम्प्लीमेंटेड है, दूसरे मकामात पर भी इम्प्लीमेंटेड है, क्योंकि ये वक्त की बहुत ही अहम ज़रूरत थी। क्योंकि हमने आज तक भी जो इंजीनियरिंग एजुकेशन में और स्कूल एजुकेशन में जो आउटडेटेड सिलेबस है, जो पुराने तरीक़ेकार पे था, तो उसको बदला गया है और इसके बहुत ही अच्छे नताइज मुरत्तिब हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा वक्त की दरकार है। तो मैं तुलबा से गुजारिश करूंगा, अपने पूरे सब्जेक्ट को आप रिवाइज कर लीजिए। तो सिर्फ आपको सवाल जो पूछा जाएगा, आपका जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है, आपका जो सब्जेक्ट है, उसी में से पूछने वाला है। कोई रॉकेट साइंस के बारे में आपको सवाल नहीं होंगे। जी, समझ साहब हमारे तेलुगु के एक्सपर्ट भी साथ में हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा, तेलुगु ही नहीं, जो भी रीजनल लैंग्वेज का मसला होता है उसको भी आप तेलुगु को मद्देनज़र रखते हैं, उस पर भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। समझ साहब, सबसे बड़ा मसला जो होता है कोई भी रीजनल लैंग्वेज का, वो मात्राओं का होता है। मात्राएं जो है बच्चों को बड़े सताती हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इनको किस तरीके से रटा जाए या याद किया जाए, या किस तरीके से किया जाए? तो यहाँ पर एक छोटा सा आसान तरीका है सर, वो उसको हमको उनको ये मात्राएं अब तरकटू, दीर्घम, गुड़ी गुड़ी ऐसा बोल के अगर समझाए तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे। उसको एक छोटा सा टेक्निक बता देंगे हम यहाँ पर। अगर ई की मात्रा ऐसा लगाना है हिंदी में, अगर ऐसा लगाना, अब उसको अपोजिट ऐसा लिखिए, खत्म है। तेलुगु में ऐसा लिखिए, यानी मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल बता सकता हूँ। मैं चाची जी, चाची, चा आ की मात्रा लगा दिए, चा को ई की मात्रा लगाए, चाची बन गया। तो हम उनको ये चाची, ये नानी, ये मामी, ये पूरे वर्ड्स एक साथ में है। इसके बाद में ये चाची, ये नानी, ये मामी, अगर हम खानदानी बहरे हैं फॉर एग्जांपल, तो इनको हम जरा हल्लू पुकारने, हल्लू
चाची बोलने से वो सुन नहीं पाएंगे, तो इसलिए उनको थोड़ा चाची बोल के बोलना पड़ेगा। तब क्या हुआ, ये की मात्रा लग, थोड़ा सा उनको अगर से समझा दिए थोड़ा, तो वो जो कॉन्सेप्ट उनको आसानी के साथ समझ में आया था, वो अरे इतना ये बोले से दिखता दिलचस्पी पैदा। समझ साहब, क्या वजह है जो बच्चे मात्राओं को सीख नहीं पाते? क्या जो टीचर्स है या साथीज़ा है, क्या उनको सही अंदाज में समझा नहीं पा रहे हैं? क्या इस पर मज़ीद गुफ्तगू करूँगा, उससे पहले कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बोधन शाजिया बात कर रही हूँ, शाजिया बोधन से जी। मेरा बड़ा लड़का एमपीसी से सेकेंड ईयर लिख रहे, एग्जाम चल रहे हैं उनके जी, और बहुत अच्छी क्लेवर है उन्होंने, मगर हम क्या है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। ठीक है, तो हम इंजीनियरिंग वगैरह नहीं करा सकते बच्चे को हमारे। ठीक है, तो ऐसा कोर्स बताइए जिसमें कम इन्वेस्टमेंट, कम खर्चा हो और करते ही नौकरी मिल जाए, ऐसा एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, ऐसा जी जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि बच्चे को जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए। एक और कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो 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 जी, आपका नाम और शहर का नाम? हेलो जी, आपका नाम? हमारा सवालिया है जी, सवाल बताइए। हमारी बच्ची है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। हमारी बेटी है जो बीएससी सेकेंड ईयर कर रही है। हाँ, तो वो करियर के बारे में पूछना है कि उसके आगे क्या मतलब क्या कराएं। फिलहाल क्या कर रही है बच्ची? बीएससी सेकेंड ईयर है सर, थर्ड ईयर में जाएगी। बीएससी? जी, बीएससी थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर में जाएगी। ठीक है, कहाँ से बोल रही हैं आप? फिर से एक बार बता दें। जोधपुर से। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। दोस्तों, सवालात भी मेरे पास जमा हो गए हैं और मेरे पास भी सवालात हैं तेलुगु के मुतालिक, लेके मैथमेटिक्स से मुतालिक भी सवालात हैं। इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन अब वक्त मिला एक छोटे से ब्रेक का। तो ख़वातीन हज़रात की दरख्वास्त, आप कहीं जाइएगा मत, हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हुस्न जन्नत का जिसे रुखे ज़ेबा मिला, हाँ वो ज़मी अर्ज़ कश्मीर है। संग मरमर से वादियाँ ये नीला आसमां, चश्मों की ज़मी अर्ज़ कश्मीर है। सुहाना मौसम और खूबसूरत वादियाँ, मस्जिदों से बुलंद होती अज़ानें और मुक़द्दस ज़ियारतगाहें, मजहबी प्यार व मोहब्बत और यकजहती की मिसालें। कश्मीरी अदब व सखाफत और यहाँ की बेहतरीन फनकारी, कुदरती वसाइल तिजारत, सयाहत और दिलचस्प खेल। ज़माने की नज़र इसको कुछ यूं लगी है, बेचैनियाँ पर खामोश अर्ज़ कश्मीर है। ना रहेंगे सदाए नशेब लोगों के, बुलंद बाला ये चमन अर्ज़ कश्मीर है। सियासी जंग और अवामी मसाइल, कश्मीरियों का दर्द, उनके आंसू और उनका हक। हर खबर व मंजर का अहाता करेगा खुसूसी खबरनामा, जम्मू से लद्दाख तक और लद्दाख से कश्मीर तक। मुंसिफ कश्मीर देखिए रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी पर।
नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम करियर गाइडेंस में खैर मकदम है। मैं हूं एतमाद, आपका मेज़बान। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं करियर आफ्टर 10+2 और इसके साथ साथ एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाएगा, इस पर भी गुफ्तगू की जा रही है। 3 एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अब्दुल समद साहब तेलुगु एक्सपर्ट हैं, आपके बाजू में है ताहिर फराज साहब, आप सीनियर करियर काउंसलर हैं। आपके बाजू में इकबाल रजवी साहब जो एक मैथमेटिशियन भी है, इसके साथ साथ आप एक एक्सपर्ट हैं एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। मैंने ब्रेक में जाने से पहले कुछ सवालें हमें उसूल हुई थी, पहले इस पर हम डिस्कस कर ले, फिर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। शाजिया ने बोधन से कॉल किया था, आपके साहबजादे MPC सेकेंड ईयर के इम्तहानात लिख रहे हैं, 10+2 में हैं। मैं फराज साहब से जानना चाहूँगा कि आप ये चाहती हैं कि कम खर्चे वाला कोई कोर्स हो जिसमें जल्दी नौकरी भी मिल जाए, इंजीनियरिंग या मेडिसिन वगैरह नहीं करा सकती, फाइनेंशियली कमज़ोर है। मज़ीद इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कॉलर को इससे पहले शामिल कर लेता हूँ। हेलो। हाँ हेलो जी, आपका नाम? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका नाम? मेरा नाम सबा है। हाँ सबा, फरमाइए। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे बचपन से ख्वाहिश है कि पायलट बनना चाहती हूँ मैं। पायलट बनने के लिए क्या करना चाहिए? ओके, वेरी गुड। आप सच बताइए, 10th में है? हाँ जी, अच्छा ठीक है, शुक्रिया। जी फराज साहब, शाजिया ने जैसा बोधन से कॉल किया था, आप क्या उनको मशवरा देना चाहेंगे MPC के बाद उनके बच्चे को क्या मुनासिब कोर्सेस? जहाँ तक MPC के बाद में हमारे पास अगर जैसा शाजिया का जो सवाल था, लेकिन आज मेरिट बेस की जो स्टूडेंट कम्युनिटी है तो उनके लिए बहुत सारे जो ट्रस्ट है उनको सपोर्ट करने के लिए आगे आ रहे हैं, और गवर्नमेंट की जो रियम्बर्समेंट स्कीम भी है। और उसके अलावा जो पैरामेडिकल कोर्सेस है, अगर उनको इमीडिएटली जॉब रिक्वायर्ड होना है तो जहाँ बहुत सारे जो इदारे हैं जो 10+2 के ऊपर पैरामेडिक्स बोर्ड है, और उसके अलावा एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ATI है, तो जहाँ पर भी 10+2 के बाद इंटरमीडिएट के बाद में यहाँ पर रोज़गार के मौके हो जाते हैं। या तीसरा जो तरीक़ा होता है वो डिग्री है, जैसे कि BSc कर ले या BCom कर ले। BCom कंप्यूटर्स में भी बहुत सारे मौके हैं, BSc MPC है, BSc BZC है। तो जहाँ करके वो अगर टीचिंग लाइन में जाना है तो B.Ed भी कर सकते हैं, या बहुत सारे जो मौके हैं इनको। और इसमें कम से कम फ़ीस में अगर वो इंजीनियरिंग की तरफ ना राग़िब हो या साइंस की तरफ ना राग़िब हो, तो ये 3-4 कोर्सेस उनके लिए मौजूद हैं। मैं इसमें एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि इंटरमीडिएट के बाद अगर आप D.Ed की तरफ अगर जाते हैं तो उसको TTC भी कहा जाता है। जी, TTC भी कहा जाता है। तो अगले 2 साल में आप इस काबिल हो जाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाए। जी, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स जो, जी फरमाइए। जो कि जैसा कि बताया गया कि अब D.Ed का जो कोर्स है नेक्स्ट ईयर से 4 साल होने वाला है, और B.Ed का जो कोर्स है वो 2 साल होने वाला है। तो जहाँ पर DSC के बहुत सारे मौके जो D.Ed के कैडेट्स को बहुत ही आसानी के साथ मिलते हैं, तो पहले ये TTC कहा जाता था, अब इसको D.Ed के शक्ल में और अगले साल से 4 साल का कोर्स किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसा शाजिया का सवाल था और बहुत सारे लोग भी इसको जानना चाहते थे होंगे, कोई भी इंटरमीडिएट या 10+2 करते हैं तो उनके लिए जल्द से जल्द कम पैसों में अगर नौकरी चाहते हैं तो D.Ed एक बहुत अच्छा तरीका है, जिसको TTC टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स भी कहा जाता है। अभी आइंदा उसको 4 साल भी करने का जैसा साहब ने फरमाया है, तो जल्द से जल्द इसका क्या एंट्रेंस होता है इकबाल साहब? जी, इसका एंट्रेंस होता है बाज़ाब्ता, और उसके मेरिट की बुनियाद पे आपको जो है उसमें सिलेक्शन होता है, काउंसलिंग होती है। हिंदुस्तान की हर रियासत में एंट्रेंस होता है क्या परसेंटेज की बुनियाद पे भी? नहीं, स्टेट वाइड एंट्रेंस एग्जामिनेशन है सब, जहाँ पर D.Ed डाइट सेट होता है ये। तो इसमें जो है कॉम्पिटिटिव बेस पर तकरीबन हमारे यहाँ अगर यहाँ रियासत में बात करें 260 इसके जो कॉलेजेस है, तो ये लास्ट मौका है, और नेक्स्ट ईयर से जो है इसका 4 साल का कोर्स होगा। जी जी, फराज साहब, जैसा कि महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, ये मार्क्स की बुनियाद पर बहुत सारे मकामात पर जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। जो 10+2 के बाद में हर जो एंट्रेंस होता है उसको सेट कहा जाता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, लेकिन बाज़ ऐसे मकामात है जहाँ पर इंटरमीडिएट की जो मेरिट बेस बुनियाद पर, जो वेटेज मार्क्स की बुनियाद पर उनको एडमिशन दिया जाता है, लेकिन बाज़ स्टेट्स में अभी भी उसको एंट्रेंस के ज़रिए इसको एडमिशन दिया जा रहा है।
ठीक है, तो डीएड का जैसा मसला है, कुछ रियासतों में एंट्रेंस एग्जाम अभी बाकी है, कुछ रियासतों में एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, मार्क्स की बुनियाद पर भी आपको दाखिला मिल सकता है। और एक मोहतरमा ने हमें कॉल किया था, बीएससी सेकेंड ईयर में इनके साहबजादी या साहबजादी पढ़ रही हैं। मैं इकबाल साहब से जानना चाहूँगा पहले, फिर फराज साहब भी इस पर मज़ीद रोशनी डाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि सवाल पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ कि वो बीएससी किस फील्ड में कर रही हैं। अगर बीएससी के बाद अगर वो कुछ अपने करियर को बनाना चाहते हैं तो आपके सामने, जैसा कि फराज साहब ने अभी बताया, कि बीएड एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप आसानी के, खासतौर से लड़कियों के लिए ये एक बेहतर फील्ड है जिसमें वो आसानी के साथ अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे और फील्ड हैं, जैसा कि बीएससी नर्सिंग है और कुछ और इस तरह के जो है ना, पीजी वगैरह भी कर सकते हैं और लेक्चरशिप के लिए भी बिल्कुल आप पीजी भी कर सकते हैं, एमएससी वगैरह की तरफ भी जा सकते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छे फायदे और बहुत आसानी के साथ आप अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। बीएससी के अलावा उसके बाद में एमएससी करें, एमएससी के बाद में पीएचडी के जो कोर्सेस है, ख़ासतौर पर गल्फ़ मुमालिकत में जो पीएचडी की बहुत बड़ी फौदान है, तो और गर्ल्स के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है कि वो टीचिंग फील्ड में जाए, क्योंकि इस ज़माने में जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक ज़माने में पढ़े फारसी बेचे तेल कहा जाता था, लेकिन आज जो टीचिंग फील्ड में काफ़ी ग्लोबलाइजेशन के बाद में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। तो मेरा ये मशवरा था कि वो एमएससी करे, या नहीं तो वो पीएचसी के बाद बीएड का एक ऑप्शन है उनके पास, या अगर उनका इंटरेस्ट लॉ में है तो लॉ सेट भी वो कर सकते हैं जी, या जो जर्नलिज्म भी किया जा सकता है, और उसके बाद में अगर मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, जो एक ज़माने में इसको बीसीजे कहा जाता था, लेकिन आप एमए मास कम्युनिकेशन भी, इसमें बहुत सारे मौके हैं। या उसके अलावा अगर इनके गवर्नमेंट सेक्टर में अगर इनका इंटरेस्ट है तो जो हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की होती है, तो उसके जो ग्रुप्स एग्जाम्स होते हैं, ग्रुप 2 ग्रुप 3 के, तो वो एग्जाम्स भी लिखे, क्योंकि बहुत सारे रोजगार के मौके आइंदा खुलने वाले हैं। ठीक है, मेरा अगला सवाल मैं करना चाहूँगा तेलुगु को लेकर के। फिर से एक बार हम समझ साहब से दरख्वास्त करते हैं कि तेलुगु के जो प्रॉब्लम है, रीजनल लैंग्वेजेस का जो बच्चों को प्रॉब्लम है, इसमें असातिज़ा की क्या जिम्मेदारी है, आप ज़रा सरसरी उस पर भी रोशनी डालते चलें। यहाँ पर असातिज़ा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो असातिज़ा को पहले ये करना चाहिए कि हम जो क्लास लेने जा रहे हैं, तो उन बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए आज ख्वाब देखना चाहिए कि कल सुबह हमको क्या पढ़ाना है जी। ये चीज़ अगर और रही दूसरी बात, तो खुद असातिज़ा को होमवर्क करना है जी। तो जैसा अब इसके बाद में 10th क्लास में जो आसानी के साथ, जैसा कि मैं बताया था इससे पहले, एक पोएम अगर लर्न करेंगे तो 17 मार्क्स का आप आसानी के साथ, ये क्या है, ये टीचर्स असातिज़ा को पहले इसके बारे में एक आइडिया कर लेना चाहिए, तब जाके हम बच्चों के ऊपर ये कर सकते, तब उनको समझ में आता है ऐसा करने से ऐसा जी। तो ऐसे ही कई सवाल ऐसे जो 20 मार्क्स जो आसानी के साथ, तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन है ABCD हर उसको, तो उसके अंदर एक मीनिंग अगर लर्न करिए तो एक ओन सेंटेंसेस भी फ्रेम करने के चांसेस यहाँ पर जी जी। एक मीनिंग अगर आ गया तो वो एक मीनिंग भी कर सकते हैं, वहां पर 1 मार्क गेन कर सकते हैं, और एक वही मीनिंग अगर आ गया तो उसको हम ओन सेंटेंसेस में फ्रेम करके वहां पर भी 1 मार्क, तो ऐसे एक स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। ठीक है, मेरा अगला सवाल इकबाल रज़वी साहब से होगा कि मैथमेटिक्स को लेकर भी बच्चों को डर व खौफ होता है, मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि तालिबे इल्म को मैथमेटिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सीखने की ज़रूरत है, और जो कोई शख्स कोई चीज़ सीखता है तो फिर वो भूलता नहीं है। जिस तरह से हम साइकिल चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाने की कोई किताब नहीं पढ़ते, तैरने के लिए हम अगर 1000 किताबें भी पढ़ लें, लेकिन जब तक पानी में उतर कर उसे सीखा ना जाए, जब तक आपको तैरना नहीं आता। उसी तरीके से मैथमेटिक्स का भी मामला ये है कि अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर वो भूलने की बात समझ हो जाती है और आप भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप उसको सीखते हैं तो फिर वो तादमे हयात वो बाकी रहती है। और मैथमेटिक्स का मामला ये है कि आम तौर पे 2 चीज़ें हैं, एक है कॉन्सेप्ट और दूसरा है कैलकुलेशन। आपको दोनों चीज़ों पे महारत हासिल करने की ज़रूरत है। कैलकुलेशन से मुराद मेरा यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम है और इक्वेशन सॉल्व करना है वगैरह, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात है। और दूसरा है कि प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। जब आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे
और फिर उससे रिलेटेड जो फार्मूलेज हैं और फार्मूलेज को समझेंगे। अब आमतौर पे बच्चे ये करते हैं कि फार्मूलेज को याद करने की कोशिश करते हैं। उसका नतीजा ये हो सकता है कि या तो बच्चे को फार्मूला याद रहे या फिर वो भूल जाए। लेकिन अगर फार्मूले के कॉन्सेप्ट को अगर वो समझ जाए, तो अगर फार्मूला याद भी नहीं है तो थोड़ा सा सोचने पर वो फार्मूले को प्रिंट डाउन कर सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, आमतौर पे बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, टाइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट बाई एडजेसेंट। ये जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो हैं, आमतौर पे बच्चों का मामला ये होता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट बाई हाइपोटेनस, इस तरीके से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगा कि एक छोटे से कुछ टिप्स बना लें जिसकी मदद से आप फार्मूले को आसानी के साथ रिकॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब जैसा कि साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट बाई हाइपोटेनस है, तो SOH ये एक छोटी सी टिप है। इस तरीके से आवाजें निकालें, का CAH और टोआ ये TOA। तो सोह का मतलब ये है कि S फॉर साइन और O फॉर अपोजिट एंड H फॉर हाइपोटेनस। कॉस थीटा का मतलब का, C फॉर कॉस एंड A फॉर एडजेसेंट एंड H फॉर हाइपोटेनस। उसी तरीके से tan थीटा के लिए हम टोआ का लफ्ज इस्तेमाल कर, इसका मतलब ये हुआ कि T फॉर tan, O फॉर अपोजिट एंड A फॉर एडजेसेंट। इस तरीके से कुछ ऐसे टिप्स बना लें। यहाँ पर मैं एक मिसाल के तौर पे आपके सामने बात रखी है, लेकिन इसके अलावा भी जितने भी फार्मूलेज मैथमेटिक्स में हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ टिप जरूर मिलेगी। आप अपनी सलाहियत की बुनियाद पर अपने तौर पे कुछ टिप बना लें जिसकी वजह से जो है आप फार्मूले को आसानी के साथ याद कर सकते हैं। जी, जैसा कि साहब ने फरमाया है कि समझ साहब ने भी फरमाया, इकबाल रज़वी साहब ने भी फरमाया कि हमको खुद भी क्रिएटिव होना चाहिए बच्चों को। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं 10th में था तो मुझे पुपैरियम एक बायोलॉजी का लफ्ज़ था, याद नहीं हो रहा था, तो मैं फूफा के नाम से पुपैरियम को याद रख दिया था। दोस्तों दरख्वास्त आपको ये है, उससे पहले मैं एक कॉलर को शामिल कर लूँ, फिर मैं अपनी बात बताऊँगा। हेलो हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम? हेलो जी, आपका नाम? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। जी, सवाल बताइए। टेलीविजन की आवाज को बंद कर दीजिए। मेरा नाम शहनाज है। जी, सवाल बताइए। मैं BSc फाइनल ईयर पढ़ रही हूँ, आगे क्या करना है? जी, BSc किस सब्जेक्ट से पढ़ रही है? MPC MPC से पढ़ रही है। कहाँ से पढ़ रही है, बता सकती हैं? यहाँ से। जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? महबूब नगर से। महबूब नगर से। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। जरूर इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। जैसे मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा था, तो कम से कम आप 10th तक के टेबल, क्योंकि आप 10th क्लास में हो, तो कम से कम मेरी नज़र में 10th तक के टेबल पक्के याद रख लें। उसके बाद आप जैसे फार्मूले हैं, मुख्तसर से फार्मूले होते हैं, इस पर आप ध्यान दें। और तीसरी चीज़, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, इसको तकलीफ जो होती है वो जब डेसिमल यूज़ करके करते हैं आप, वहाँ पर आपको तकलीफ होती है। और इंटू और डिवीजन करते वक्त जो तकलीफ पेश आती है वो सिर्फ और सिर्फ आपको टेबल याद नहीं है तभी पेश आती है। इसलिए आप 10 तक के टेबल पक्के याद कर लें। और एक मशवरा ये भी दूंगा, एग्जाम पेपर में कोशिश ये करें कि आखिरी पेज पे सबसे पहले टेबल लिख लें 2 से लेकर 10 तक के, फिर उसके बाद आप जैसा ट्रिग्नोमेट्री जैसा साहब ने फरमाया, तो ट्रिग्नोमेट्री का भी एक टेबल होता है, उसको उतार लें सवाल का पेपर आपको मिलने से पहले। इन चीज़ों की तैयारी आप करके एग्जाम में जाए तो उम्मीद करते हैं आपको बखूबी फायदा होगा। जी फरमाइए। मैथमेटिक्स के ताल्लुक से ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने परफेक्ट होंगे, और प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज़्यादा परफेक्ट होंगे, और मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करने से ही परफेक्शन आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब कभी भी आप मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करने के लिए बैठें, तो अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हो रही है, गलतियां होती हैं, तो गलतियों को आइडेंटिफाई करें कि आप किस जगह पर गलतियां कर रहे हैं। आइडेंटिफाई योर एरर्स, और फिर उसको दूर करने की कोशिश करें। उसके लिए आप अपने सीनियर से मशवरा लें, असातिज़ा से मशवरा लें, अपने पेरेंट्स या कोई और आपके फ्रेंड हैं जो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हैं, उनसे आप मशवरा लें और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। और दूसरी बात यह है कि एक डिक्शनरी बनाएं, चैप्टर वाइज फार्मूले आपके पास लिखे हुए हों,
और फार्मूले के जो है ना आप छोटे छोटे चिट्स भी बना लें, जिसकी मदद से आप जेब में रख लें, जब कभी भी मौका मिले। एग्जाम में वो चिट्स ना लिख जाए जी, एग्जाम के लिए नहीं जी जी, मेरा बोलने का मतलब एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि फार्मूलों को समझने के लिए। जब भी मौका मिले, जब भी मौका मिले आप उस फुर्सत के लम्हात में, आप रास्ते में जा रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं, ऑटो में बैठे हुए हैं, एक मरतबा गाड़ी पे बैठे हुए हैं पीछे, तो आप एक मरतबा फार्मूले देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जहन में फार्मूले अच्छी तरीके से नष्ट कर जाएंगे और इसका असर इंशाअल्लाह एग्जाम में बेहतर होगा। एग्जामिनेशन से जुड़े और भी कोई भी सवाल हो तो आप जरूर प्रोग्राम में शामिल हो जाइएगा, बहुत ही कम वक्त बचा है। मैं अगला सवाल से पहले कोई कॉलर हो तो शामिल कर लें। हेलो वालेकुम सलाम, आपका नाम और शहर का नाम? सर, मैं कर्नाटक का शिमोगा से बात कर रही हूँ, फातिमा बोलकर मेरा नाम। जी, सवाल बताइए। सर, मुझे एक्चुअली मैं जो लेक्चरर हूँ सर डाइट में, मैं उर्दू में मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। एजुकेशन जो है वो उर्दू में पीएचडी करना चाहती हूँ सर मैं। जी, आपका बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है? सर एमएससी एमएड है। एमएससी एमएड है, किस जबान से आपने किया है? एमएड ये तो पूरा मैंने इंग्लिश में की हूँ, इंग्लिश मीडियम से। लेकिन मैं जो एमएड बेस के ऊपर पीएचडी जो करना चाहती हूँ वो उर्दू लैंग्वेज में करने का। ठीक है, ठीक है, हम साहब से पूछते हैं और बताते हैं। उससे पहले सबा ने हमें कॉल किया था, 10th में पढ़ रही है और आप पायलट बनना चाहती हैं। फराज साहब क्या मशवरा देंगे? यहाँ पर राजीव गांधी एविएशन अकेडमी है सर, इसके लिए पहले तो इंटरमीडिएट एमपीसी से करना चाहिए और एटलीस्ट इनका जो परसेंटेज है वो अबव 55 होना चाहिए। तो उसके बाद में इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो राजीव गांधी एविएशन अकेडमी सिकंदराबाद में होता है, तो वो वहाँ पर अटेंड करें। शहनाज ने हमें कॉल किया था, बीएससी फाइनल ईयर में है, महबूब नगर से इन्होंने कॉल किया है, एमपीसी इनका ग्रुप है। फराज साहब, बीएससी के बाद में जैसा ऑप्शन हम बता रहे थे कि एक बीएड का ऑप्शन है, एक लॉ का ऑप्शन है, उसके बाद में जर्नलिज्म का ऑप्शन है, लॉ, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं बीएससी के बाद वो एक ऑप्शन है। लेकिन ज़्यादा से अगर हम ख़वातीन हजरात की अगर बात करें जो सेफ साइड है, उसके अलावा आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारे मौके हैं जहाँ पर बीकॉम ग्रेजुएट्स है, जनरल ग्रेजुएट्स है। तो बाज़ मकामात पर जो आईटी कंपनीज है जहाँ पर इंजीनियर्स को रिक्रूट नहीं कर रहे हैं लेकिन ऐसे ग्रेजुएट्स को रिक्रूट कर रहे हैं। और सबसे बेहतरीन उसका और भी एक मौका है जो आईसेट लिखे हो एमबीए कर सकते हैं, या नेशनल लेवल पे जाना है तो कैट भी लिख सकते हैं। बीएड है, जर्नलिज्म है, लॉ है, उसके साथ साथ अगर आप जॉब करना चाहती हैं तो एमएनसीज वगैरह में आपको नौकरी मिल सकती है। अंग्रेजी वहाँ पर शर्त होगी। कर्नाटक से अभी फातिमा साहबा ने कॉल किया था, लेक्चरर है, एमएससी एमएड है और उर्दू से पीएचडी करना चाहती हैं। कुछ तो इसके जो मौके यहाँ पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में कर सकते हैं। तो अगर वो एमफिल कर ले पहले, उसके बाद में पीएचडी पेपर्स कोई गाइड के तहत ये हो सकता है कि कोई अंग्रेजी जबान से एमएससी करने के बाद पॉसिबल है। कुछ मौके हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसकी इजाज़त दी है। ठीक है, तो ये मौका मिल सकता है। आप कर्नाटक में रहती हैं, आपका जो शहर है शायद मैं ना सुन सका, लेकिन मौलाना आज़ाद जी शिमोगा, तो आपको हैदराबाद दक्कन करीब पड़ता है, तो आप मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से रुजू हो सकती है और वहाँ पर अपनी पीएचडी कर सकती है। दोस्तों, कई सवाल मेरे पास भी हैं और कई कॉल्स भी हमें आ रहे हैं, लेकिन वक्त मुझे इसकी इजाज़त नहीं दे रहा कि मज़ीद में प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ, लेकिन मुझ पर वाजिब है हमारे तीनों में मेहमानों का शुक्रिया अदा करता चलूँ। इकबाल साहब, फराज साहब, समद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फ्यूचर में भी मैं आप लोगों को तकलीफ देता रहूँगा, जब कभी मौका आपको वक्त मिलता है हमारा साथ दीजिएगा। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि अगले बुध को करियर गाइडेंस में एक नए उन्वान पर नए गेस्ट के साथ फिर एक बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए करियर गाइडेंस की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।